नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह मार्गदर्शन डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत हम लोग भौगोलिक चिंतन का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्राचीन भौगोलिक चिंतन का। प्राचीन भौगोलिक चिंतन की वास्तविक शुरुआत ग्रीक काल से मानी जाती है, परंतु इस ग्रीक काल से पूर्व की कुछ प्राचीनतम सभ्यताएं थीं। प्राचीनतम सभ्यताओं ने ऐसी सभ्यताओं के अंतर्गत मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, असीरिया, चार्लिया, सिंधु एवं हड़प्पा की सभ्यता, इन सभ्यताओं की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, इनके कुछ योगदान रहे या कुछ चीज़ों की शुरुआत भूगोल से संबंधित विचार के प्रस्तुतिकरण से पूर्व इन सभ्यताओं से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने आगे के चिंतन के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया या आधार को दिया। जैसे हम मिस्र की सभ्यता को लेते हैं। मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत अगर हम देखें तो 1420 ईसा पूर्व में कैलेंडर यानी सूर्य कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ये इसी सभ्यता से ही मानी जाती है और इन्होंने एक वर्ष को 12 महीने में तथा प्रत्येक महीने को 30 दिन में विभक्त किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बने हुए पिरामिड हैं, वो पिरामिड भी एक उद्देश्य से सोचकर एक ज्यामितीय गणना पर आधारित भवनों का निर्माण, इसकी विधा जो है वो मिस्र की सभ्यता से जुड़ी हुई है। वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर हम देखें तो इन्होंने भी ये जो सभ्यता थी, जैसे मिस्र की जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो 600 से 6000 बीसी से 5500 बीसी के बीच में मानी जाती है। और यहाँ के जो निवासी थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1 घंटे को 60 मिनट में तथा 1 मिनट को 60 सेकंड में विभक्त किया था। और वहीं बेबीलोन की सभ्यता जो 2500 बीसी के आसपास फारस बेसिन में अवस्थित थी, और इन लोगों ने भूमि मापन, ज्यामितीय विधि तथा एवं क्या कहते हैं, यामोत्तर रेखा के निर्धारण हेतु नोमोन नामक यंत्र का निर्माण किया था। असीरिया की सभ्यता जो 1300 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच थी, और इसका जो प्रभाव क्षेत्र रहा है वो मेसोपोटामिया, मध्य एवं उत्तरी मेसोपोटामिया के अंतर्गत रहा है। इन्होंने 5 ग्रहीय पृथ्वी के साथ अन्य 5 ग्रह तथा एवं चंद्रमा के बारे में इनको ज्ञान था, और साथ ही साथ जलयान बनाने का भी ज्ञान था। वहीं चाल्डिया सभ्यता जो 700 से 650 ईसा पूर्व माना जाता है,
इन्होंने भी एक वर्ष को 365 दिनों में 365 दिन 6 घंटे में विभक्त किया। इस प्रकार से प्राचीनतम सभ्यताओं ने एक आधार, एक नींव रखी। किसकी आधार और नींव रखी? भौगोलिक चिंतन की। देखने को मिलता है कि जो ग्रीक साम्राज्य अस्तित्व में आया, ग्रीक साम्राज्य में कई ऐसे विद्वान आए जिन्होंने तात्कालिक पृथ्वी पर विद्यमान ज्ञात विश्व यानी ज्ञात स्थल का निरीक्षण किया एवं कई प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन किया। इसीलिए इसको रहस्यवाद के अंतर्गत रखा जाता है। इस ग्रीक युगीन भौगोलिक चिंतन में कई ऐसे विद्वान हैं जिनके नाम होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकाटियस, हेराडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, अलेक्जेंडर, इरेटोस्थनीज, पोलम्बियस, हिप्पार्कस और पोसिडोनियस ऐसे विद्वान थे। और ये वो क्षेत्र है जिसके दक्षिण में भूमध्य सागर, उत्तर में ब्लैक सी और उत्तर के भाग में यूरोप है और पूर्व की तरफ आपका एशिया माइनर यानी कि एशिया पड़ता है और दक्षिण में इसके भूमध्य सागर के दक्षिण आपका अफ्रीका। तो ये इस क्षेत्र का लोकेशन है। ये प्राचीनतम ग्रीस यानी ग्रीक, जिसे यूनान भी कहा जाता है, तो इसका सबसे पहला जो विद्वान रहा है वो है होमर। इसने 2 पुस्तकों की रचना की और यह पुस्तक महाकाव्य आधारित यानी गद्य आधारित थे। कविता के रूप में कविताओं का संग्रह माना जाता है और संभवतः इन्हीं कविताओं में उसने ट्रोजन युद्ध तथा ज्ञात विश्व के भूगोल से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। इसने आकाश को नतोत्तर धरातल के समान 4 खंभों पर टिका बताया तथा सूर्य पूर्व से समुद्रों से निकलता है और पश्चिम में समुद्र में डूब जाता है, ऐसा इन्होंने व्यक्त किया। इसके अलावा चारों दिशाओं से चलने वाली हवाओं के बारे में, जैसे उत्तर से चलने वाली हवा बोरस जो ठंडी एवं प्रचंड तेज के रूप में थी, पूरब से चलने वाली हवा गर्म एवं मंद हवा के रूप में, दक्षिण से चलने वाली जो हवा है वो वर्षा एवं झंझा युक्त थी और पश्चिम से हवा जो चलने वाली है उसका स्वरूप उन्होंने झंझा युक्त एवं गंध भरी बताया है। इसके पश्चात थेल्स आते हैं। थेल्स ने गणितीय भूगोल में बड़ा योगदान दिया। इसने सर्वप्रथम पृथ्वी को नापने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, यह विद्वान मिस्र की यात्रा की, मिस्र के लोगों की ज्यामितीय परंपरा को देखा और उसी पर आधारित उसने ज्यामितीय व त्रिकोणमितीय से संबंधित 6 प्रमेयों की रचना की। 6 प्रमेय जैसे 2 समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज के समस्त कोण आपस में का योग 180 होता है। कई ऐसे जो 6 प्रमेय हैं उनकी रचना की और ये जो 6 प्रमेय हैं आगे चलकर
आज भी गणितीय एवं ज्यामितीय त्रिकोणमितीय का आधार रही हैं, अभी भी मानी जाती हैं इन्हीं को। फिर इसके बाद एनेक्सिमेंडर आते हैं। एनेक्सिमेंडर थेल्स के ही समकालिक थे। इन्होंने बेबीलोन का जो एक यंत्र था नोमोन, उसका यूनानी संसार में प्रयोग किया और इस नोमोन नामक यंत्र के द्वारा पृथ्वी तल पर ज्ञात विश्व का सर्वप्रथम सबसे पहला मध्याह्न रेखा यानी प्रधान रेखा खींचा और इस रेखा के सहारे ज्ञात विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र भी बनाया। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मानचित्र बनाने का प्रयास एनेक्सिमेंडर और सर्वप्रथम पृथ्वी को नापने का प्रयास थेल्स ने किया है। थेल्स व एनेक्सिमेंडर को सामान्य गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। दोनों ने गणित में ज़्यादा योगदान दिया है ना, इसलिए। इसके बाद हिकैटियस, इसने जस पीरियोडस नामक एक पुस्तक लिखी जिसका हिंदी पृथ्वी का वर्णन, जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन। यह पुस्तक पद्य में ना आधारित होकर गद्य में थी, यानी कहानियों के रूप में लिखी गई। जस पीरियोडस को प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन वाला शास्त्र भी कहा जाता है, जिसमें यूरोप एवं एशिया तथा अफ्रीका के बारे में, उसकी अवस्थितियों के बारे में एवं स्थान से संबंधित विशेषताओं के बारे में इस पुस्तक में दर्ज की गई है। भू आकृतियों के अलावा नील नदी के बेसिन में रहने वाले, उन निचली घाटियों में रहने वाले जातियों के बारे में इसने वर्णन किया है। सबसे पहले भौगोलिक यानी भूगोल के संदर्भ में जो पुस्तक लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता भी कहते हैं। इन्होंने इससे पूर्व जो विद्वान थे उनके द्वारा जो बताया गया पृथ्वी का आकार गोलाकार एवं तस्तिनुमा, उसको इन्होंने समर्थन प्रदान किया। इन्होंने एशिया के अंतर्गत न केवल भारत की पहचान की, वरन सिंधु नदी के बारे में भी बताया। जैसा कि ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र इन्होंने ही बनाया था, जिसमें विभिन्न नदियाँ और नदियों के साथ साथ में उसके लोकेशन, यानी कि वहाँ के स्थानों का लोकेशन इस मानचित्र में दिखाया गया है। इसके पश्चात हेरोडोटस आते हैं। इन्हें इतिहास का पिता कहते हैं। इनकी पुस्तक द हिस्टोरिया, जो इतिहास से संबंधित है, लेकिन इनका मत था कि इतिहास का लेखन भूगोल के सापेक्ष तथा भूगोल का अध्ययन इतिहास के सापेक्ष होना चाहिए। इन्होंने भी कैस्पियन सागर को अंतः सागर माना। नील नदी के प्रवाह मार्ग, वार्षिक परिवर्तन, मियांडर, डेल्टा आदि का वर्णन किया। इसके पश्चात प्लेटो आते हैं। प्लेटो एक दर्शन शास्त्री थे, परंतु उन्होंने भौगोलिक अवधारणाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इन्होंने भूगोल में एक अध्ययन पद्धति की शुरुआत की जिसे निगमनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं या फिर इसको अनुभवात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इन्होंने पृथ्वी को सुडौलाकार अर्थात पिंडाकार संरचना के रूप में बताया, यानी गोल बताया। यानी सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताने का प्रयास प्लेटो ने ही किया है। लेकिन कैसे बताया ये नहीं बता पाए। इनके शिष्य अरस्तु, जो प्लेटो के ही शिष्य थे, अपने गुरु के विपरीत इन्होंने भूगोल में एक नवीन अध्ययन पद्धति की शुरुआत की। यह अध्ययन पद्धति एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति या आगमनात्मक अध्ययन पद्धति के रूप में जानी जाती है, जिसमें क्षेत्रों के अंतर्गत निरीक्षण पर बल दिया जाता है। इनका विश्वास था कि अगर विश्वसनीय सिद्धांत बनाना है तो अनुभाविक तथ्यों का परीक्षण आवश्यक होता है। अरस्तु एक प्रारंभिक नियतवादियों में से एक था। इसने बताया कि अक्षांश बदलने के साथ साथ मानव के जो प्रयास है, क्या कहते हैं, निवास है, उसकी क्षमता में भी बदलाव होता है। इसने पृथ्वी पर जलवायु पेटियों का निर्धारण किया और इसलिए इसे प्रथम जलवायु वेगता भी कहते हैं। इतना ही नहीं, इसने मानव निवास के लिए अनुकूल स्थान, जैसे इसने बताया कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवतरेखीय क्षेत्रों में विषुवत रेखा पर पड़ती है। यहाँ मानव निवास योग्य स्थल नहीं है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, वो भी मानव निवास से योग्य नहीं है। इसके मध्य का जो क्षेत्र है, यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, मानव निवास से योग्य है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो जलवायु का प्रथम विद्वान यानी जलवायु वेगता के रूप में रहा। इसके पश्चात इसका शिष्य यानी अरस्तु का शिष्य अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर महान भी कहा जाता है, अपने गुरु की भांति प्रत्यक्ष प्रेक्षण यानी प्रत्यक्षवाद यानी क्षेत्र अध्ययन को महत्व दिया और जो उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विभिन्न देशों पर आक्रमण किया, देशों की यात्राएं की, वहाँ अपने इस अध्ययन पद्धति यानी प्रत्यक्ष प्रेक्षण को महत्व प्रदान करते हुए बहुत सारी जानकारियों को एकत्रित किया। विभिन्न देशों पर आक्रमण करते हुए वह मिस्र पहुंचा तथा 332 ईसा पूर्व मिस्र में एक सिकंदरिया संग्रहालय की स्थापना की। पहले सिकंदरिया नगर की स्थापना की और वहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना की, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के यानी कि इससे पूर्व के जो विद्वानों द्वारा कार्य किए गए कार्य थे, विचार थे, उनको वहाँ पर संग्रहित किया गया। सिकंदर ने ऐतिहासिक एवं प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके पश्चात इरेटोस्थनीज, जो कि सिकंदरिया संग्रहालय के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए
40 वर्षों के दीर्घ अनुभव से प्रेरित इन्होंने जियोग्राफिया नामक एक पुस्तक लिखी। यहीं से भूगोल को एक शब्द मिला, यानी भूगोल शब्द का विकास हुआ। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने के कारण इन्हें भूगोल का संस्थापक भी कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर पर आधारित मानचित्र बनाने का प्रयास किया, इसलिए इन्हें भूगणित का पिता भी कहते हैं। अक्षांश और देशांतरों को निश्चित करने के लिए उन्होंने नोमोन नामक यंत्र का प्रयोग किया था। इनके मृत्यु के पश्चात हिप्पार्कस सिकंदरिया संग्रहालय के दूसरे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं। ये भी बहुत बड़ा विद्वान था। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो प्रक्षेप निर्माण से संबंधित, प्रक्षेप आधारित मानचित्र बनाने की कला को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसने एक वृत्त को 360 अंशों में विभक्त किया। अक्षांश देशांतरों के निर्धारण हेतु इसने अस्तरलाब नामक यंत्र का आविष्कार किया। पोसिडोनियस, इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है द ओशियन। इसे सागरीय विज्ञान का पिता भी कहते हैं। इसने विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की। विषुवत रेखीय क्षेत्रों के जो निवासी हैं जो कि अरस्तु ने जो कहा था अपने विचार में कि विषुवत रेखा मानव निवास योग्य नहीं है, उसकी कटु आलोचना पोसिडोनियस ने प्रस्तुत की है। इस प्रकार से इस लेक्चर में आपने विभिन्न यूनान के विद्वान के बारे में, ग्रीक विचारकों के बारे में अध्ययन किया। आगे के लेक्चर में आपको रोमन विद्वानों के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।